अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ नहीं आई मुझे, अभी भी सही तरह से नहीं आई। इधर से कुछ भी नहीं, बातें किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। आगाज़ करते हैं बच्चों। BRS के अंदर से कोई पेंडिंग क्यूरीज, एडिशनल क्वेश्चंस के अंदर, वो भी आज करेंगे इंशाल्लाह और आगे भी बढ़ाएंगे हम। ये बच्चों हमारा है कोर्स आउटलाइन। क्या है? कोर्स आउटलाइन है। तीन ग्रेड हैं आप लोगों के, अकाउंटिंग फॉर बुक, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेप्रिसिएशन एंड इन्वेंट्री। 40 से 60 मार्क्स आपके पहले ग्रेड से हैं, रफली 50 मार्क्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 25 से 35, रफली 25 से 30 मार्क्स। डेप्रिसिएशन एंड इन्वेंट्री के रफली 20 मार्क्स। अब यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर आ जाते हैं आपका? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, बैड एंड डाउटफुल डेट का चैप्टर, एक्रूअल एंड प्री पेमेंट का चैप्टर, PFDD वाला चैप्टर, एक्रूअल वाला चैप्टर, यहाँ पे है BRS का चैप्टर, और ये आपके आगे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ऑफ ICAP बुक, जिसके अंदर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज आ जाती है और आपकी बाकी सारी बेसिक्स आ जाती हैं। इसीलिए मैं आपको बोला करता था ये जो पहले 3 चैप्टर हैं ICAP की बुक के, इसमें से आपको रफली तकरीबन 15 MCQs के करीब इसमें से आने हैं। 10, 11, 12, 15 इसमें से आएंगे। फिर आपका एक्रूअल का चैप्टर, BRS का चैप्टर और PFDD का चैप्टर, रफली 15 के करीब, 10, 12, 15 इसमें से होंगे। तो तकरीबन कह लें रफली 25 MCQs इनमें से आने हैं, इन चैप्टर्स में से। एक्रूअल, PFDD, BRS, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज एंड होल बेसिक्स। जो पहले 2-3 चैप्टर हैं उनमें से थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्रेडिट नोट है, इशू करेगा कौन करेगा, सोर्स डॉक्यूमेंट होगा क्या होगा, इस तरीके की बातें मुख्तलिफ किस्म की। दूसरा ग्रेड है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक चैप्टर है। ये बेस है आपकी CMA की। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये फाइनल अकाउंट का चैप्टर। कॉस्ट एंड NRV, ये इन्वेंट्री का चैप्टर है और डेप्रीसिएशन का चैप्टर, 2 चैप्टर, इन्वेंट्री और डेप्रीसिएशन। तो हम शुरू करने जा रहे हैं अब इन्वेंट्री का चैप्टर। किसका? इन्वेंट्री का चैप्टर। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का चैप्टर, वो जब तक हमारी इन्वेंट्री नहीं हमने समझी होगी तब तक वो मैन्युफैक्चरिंग समझ नहीं लगी। तो आधा चैप्टर होगा इन्वेंट्री का। बेटा बातें नहीं काइंडली, आवाज़ ना आए। अब आधा चैप्टर हमारा इन्वेंट्री का होगा तो हमें इन्वेंट्री समझ लगना शुरू हो जाएगी। तो वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इन्वेंट्री जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में डील होती है। ठीक, तो पहले इन्वेंट्री सीखेंगे, इन्वेंट्री सीख लेंगे, फाइनल अकाउंट से रिलेटेड हर चीज़ हमारी कवर हो जाएगी। मींस फाइनल अकाउंट के अंदर ये वाली चीज़ें आनी है, PFDD, एक्रूअल, BRS ऐसा सच नहीं आता फाइनल अकाउंट के अंदर, और डेप्रीसिएशन का चैप्टर।
ये फाइनल अकाउंट में होगा और ये आखिरी चैप्टर होगा इन्वेंट्री। आज कह सकते हैं आज के बाद आप इन्वेंट्री फाइनल अकाउंट में भी डील कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो 2-3 दिन लगेंगे हमारे इन्वेंट्री में, फिर 2-3 दिन लगेंगे हमारे मैन्युफैक्चरिंग में, विद साइड बाय साइड फाइनल अकाउंट। साइड बाय साइड हम फाइनल अकाउंट भी शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। लें जी, अब हम बेटा बातें नहीं काइंडली, इन्वेंट्री क्या होती है जी? जब आप बिल्कुल स्टार्ट में थे तब मैंने आपको कहा था कि अभी हाँ इसके सिस्टम 2 होते हैं। क्या होते हैं? 2 सिस्टम्स होते हैं इन्वेंट्री से रिलेटेड। 2 सिस्टम हैं। एक सिस्टम फुल फ्लैज हम पढ़ चुके हैं। इन्वेंट्री के कितने सिस्टम? 2। एक सिस्टम है पीरियोडिक सिस्टम। कौन सा? पीरियोडिक सिस्टम। और एक सिस्टम है परपेचुअल सिस्टम। कितने सिस्टम है? 2। पीरियोडिक सिस्टम एंड परपेचुअल सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम में हम क्या करते हैं? हम चीजें खरीदते हैं फॉर रीसेल पर्पस। तो एंट्री पास करते हैं परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। और परचेज क्या नाम है? परचेजेस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। हम कुछ वैल्यूज अज्यूम करते जाएंगे और टी अकाउंट में पोस्ट करते जाएंगे। ठीक, फिर उसका पैरेलल परपेचुअल सिस्टम में एंट्रीज पोस्ट करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, बड़ा अच्छा सा डेवलप हो जाए। पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम। तो पीरियोडिक सिस्टम में आपकी पहली एंट्री या पहला टी अकाउंट आ गया परचेजेस का। कौन सा? परचेजेस का। एक आ जाएगा टी अकाउंट परचेज रिटर्न का। इसी के अंदर आ जाएगा डिस्काउंट रसीव्ड का। इसी के अंदर आ जाएगा अकाउंट कैरेज इनवर्ड का। किसका? कैरेज इनवर्ड का। किराया वगैरह, चीजों को खरीद के लाने का किराया वगैरह। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। आपके पास सेज आती है, लेस आप कॉस्ट ऑफ सेज बनाते थे। कॉस्ट ऑफ सेज कैसे बनाते थे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ये तो थोड़ा सा नहीं, प्लस इसमें ही आता था कैरेज इनवर्ड। इसमें से लेस होना है परचेज रिटर्न, माइनस रिटर्न होना है, और डिस्काउंट रसीव्ड, और लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये हम कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाते होते थे। और इसके अंदर जितने भी अकाउंट आ रहे हैं, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रसीव्ड, ये मैंने ऊपर बना दी हैं। यही वाला अकाउंट बनाया ना मैंने? यही बनाया? ठीक है। एज्यूम कर रहे हैं हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या है? नील। पहली एंट्री परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। कितने से कर लूं? कोई हाल नहीं थोड़ा, 200 से। परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। फिर आपकी एंट्री परचेज डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। कितने से? चलें 5000 से। परचेज रिटर्न करें। कितने की परचेज रिटर्न कर दिया जाए? क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। कितने से? 800।
800। अब आपने क्रेडिटर को पेमेंट करनी है और उससे डिस्काउंट रिसीव करना है। क्रेडिटर डेबिट, बैंक क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, यही एंट्री होती है। 5000 पे करना था, उसमें से 800 रिटर्न हो गया, बाकी कितना पे करना है? 4200। तो क्रेडिटर 4200 हो गया, बैंक में आपने पेमेंट की 4000 की, 200 का क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव। हमें ये वाली चीज अल्टीमेटली कितने में पड़ी? 4000 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरेज इनवर्ड सी, चीजें लाने का भी खर्चा वो अभी बुक नहीं किया था हमने। कैरेज इनवर्ड, ये सारी चीजें लाने का खर्चा कितना अज्यूम कर दें? चलें 1300, कोई बात नहीं, खैर है, थोड़ा दूर से लेकर आए थे। ठीक है, 1300। अब ये हो गए सारे के सारे खर्चे जो हमने लिख लिए हैं। ट्रायल बैलेंस यहां से जाएंगे कहां पे? टी अकाउंट में। टी अकाउंट में परचेजेस कितनी थी? परचेजेस डेबिट और कैश 10,000 थी। परचेज डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट कितना था? 5,000 था। फिर क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट कितना? 800। परचेज रिटर्न क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट कितना था? 800। और क्या चीज थी? क्रेडिटर को फिर हमने पेमेंट की थी। क्रेडिटर का अकाउंट नहीं बना रहा मैं यहाँ पे, क्रेडिटर का अकाउंट नहीं बना रहा मैं, सिर्फ इन्वेंट्री से रिलेटेड जो कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाने से रिलेटेड जो अकाउंट है, मैं सिर्फ वो बना रहा हूँ। क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट और डिस्काउंट और सीट क्रेडिट कितने से? 200 से। याद है। कैरेज इनवर्ड डेबिट और कैश 1300। ये वाली एंट्रीज बनाई थी हमने, यहां तक कोई कंफ्यूजन? मैंने सिर्फ पोस्टिंग किस हिस्से की है? जो इन अकाउंट से रिलेटेड हिस्सा बन रहा है, सिर्फ उससे रिलेटेड पोस्टिंग की है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में कितना चला जाएगा? 1300। डिस्काउंट रिसीव्ड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में 200। परचेज रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में 800। परचेजेस स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में 15,000। यहां से ये जाएगा कहां पर? ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस से स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में यहां पर हम पोस्ट कर देते हैं नीचे, जो हमने बनाया था स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनाई थी ना। परचेजेस कितनी? 15,000। कैरेज इनवर्ड 1300। परचेज रिटर्न 800 थी। डिस्काउंट रिसीव्ड 200 था। यहां तक हमने बना लिया। अभी तक वैल्यू कितनी बनी है टोटल? 15,000 14,300 नहीं 15,300 15,300 ये वाली वैल्यू है 15,300। हम एज्यूम करते हैं 90% गुड्स सेल आउट हो चुकी हैं, 10% गुड्स हमारे पास मौजूद हैं। कितनी? फिजिकल हमने काउंटिंग की, फिजिकल काउंटिंग करके हमने देखा कितनी गुड्स पड़ी हुई हैं, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मिला करती थी कहां पर? ट्रायल बैलेंस के बाद। ऐसे ही है, थोड़ा सा याद आना शुरू हो गया। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या होता था? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मिला करती थी। ट्रायल बैलेंस होता था, ट्रायल बैलेंस के बाद कहते तो दिखा देता हूं।
बैजेस बने थे, ये ऐसे लिखा होता था बच्चों। ये देखिए, क्लोजिंग स्टॉक एज पर फिजिकल काउंट इज 320। फिजिकली काउंट किया जाता था, क्वांटिटी काउंट की जाती है, उसका रेट अप्लाई किया जाता है और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू की जाती है। ये वाली कहानी अब हमने खुद कैलकुलेट करनी है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट की कैलकुलेशन क्या होता है? क्वांटिटी इंटू रेट, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू वैल्यू होगी। $15,300 की चीजें खरीदी थी। क्या की थी? 15,300 की चीजें खरीदी थी और उसको आप क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। हम एज्यूम करते हैं ये 15,300 की जो चीजें खरीदी थी, जिसमें ओपनिंग स्टॉक तो था कोई नहीं, परचेजेस थी, परचेज रिटर्न थी, कैरेज इनवर्ड था, परचेज रिटर्न थी, डिस्काउंट रिसीव्ड था। यहां से आपने क्या किया है? सारी कैलकुलेशन की और आपको पता चला कितने की चीजें बनी? 15,300। नेट वैल्यू कितनी बनी? 15,300। एज्यूम करते हैं 100 गुड्स आपने खरीदी। कितनी गुड्स? आप एज्यूम कर लें, जितनी आप कहेंगे मैं वो कर लूंगा। आसानी के लिए मैं 100 गुड्स एज्यूम कर रहा हूं। कोई और गुड्स एज्यूम करवानी है तो करवा सकते हैं, रहने दें। चलें, 100 गुड्स आपने इसकी खरीदी, तो ये आपको एक गुड कितने में पड़ी? 153 पर यूनिट। ऐसे ही है, पर यूनिट जो है ये आपको 153 रुपए की कॉस्ट की है। अब आपने फिजिकल काउंट की और फिजिकल ईयर एंड के ऊपर काउंटिंग की और आपको पता चला कि 8 गुड्स क्या हैं? स्टिल रह गई हैं जो बिकी नहीं है। कितनी गुड्स? 8 गुड्स। आपने फिजिकल काउंट किया, फिजिकल काउंट किया, कितनी गुड्स? 8 गुड्स रिमेनिंग। 8 गुड्स क्या है? रिमेनिंग। बाकी की कितनी पड़ी हुई हैं? 8 चीजें। आपने कहा 8 चीजें हैं, मुझे इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी थी पर यूनिट? 153 की। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1224। ये क्या बन गई? क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट की वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी? क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना आपने सीख लिया। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है जी? 1224। आप बेटा बातें नहीं, उठ के इधर आए, उठें, आगे आगे बैठे। जी जी, 8 गुड्स क्या है? रिमेनिंग है। कितनी? 8 गुड्स क्या है? रिमेनिंग है। 8 यूनिट्स आर नॉट सोल्ड। आपने 8 यूनिट्स को उसके रेट से मल्टीप्लाई किया, क्लोजिंग स्टॉक की क्या मिल गई आपको? वैल्यू मिल गई। ठीक, इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू की जर्नल एंट्री क्या होती है? पढ़ाई तो थी, पढ़ाई थी, खैर नहीं याद है, नो टेंशन। प्रीपेमेंट की एंट्री क्या होती है? प्रीपेमेंट की, प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस। प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस। प्रीपेमेंट कहां पे होता है?
करंट एसेट्स, और दूसरी साइड पे क्या है, एक्सपेंस। ठीक। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, ये भी एक एक्सपेंस ही है, ये भी क्या है, एक्सपेंस है। अब जरा गौर से देखें, एक साइड पर आप एंट्री पास कर रहे थे प्रीपेड डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस, ये क्या है, करंट एसेट, प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, यही वाली एंट्री बनाई। ये क्या कह रहे हैं आप कि एक्सपेंस में से आउट और करंट एसेट में ऐड, ऐसा ही है, यही काम कर रहे हैं ना आप। अब अगर हमने चीजें लिखी हुई हैं परचेजेस में, तो सारी चीजें कहां पर मौजूद हैं, परचेजेस के एक्सपेंस में। यहां से आप कहते हैं इस एक्सपेंस में से इसे करो आउट, क्योंकि ये चीजें बिकी नहीं है, और कहां पे जाके ऐड करो, करंट एसेट्स में जाके करो ऐड। लॉजिक एक ही है, प्रीपेड हो या ये क्लोजिंग स्टॉक हो, लॉजिक क्या है, एक ही है, सेम ही है। इन परचेजेस, इन सारी चीजों में से क्या करो, आउट करो। आउट करोगे तो यहां से क्या करना पड़ेगा, लेस। ये सारा कितने का है, 15,300। इस 15,300 में से 1,224 की चीजें बिकी नहीं है, यहां से क्या कर दो, आउट कर दो। क्या कर दो, आउट कर दो। एंट्री आपने फिर बनाई यहां पर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री। आपने बनाई स्टॉक या फिर इन्वेंटरी डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। यहां पर एक्सपेंस कौन सा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, उसमें से कर दो आउट, और करंट एसेट में क्या है, इन्वेंटरी के नाम से है, वहां पर कर दो ऐड। लॉजिक सेम, लॉजिक क्या है, सेम, लॉजिक चेंज नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में से आउट, करंट एसेट में ऐड। लॉजिक क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस में से क्या कर दिया, आउट, और करंट एसेट में क्या कर दिया आपने, ऐड। ये कहानी है, लॉजिक इज सेम, नन अदर थिंग। उस वक्त जब हम बिल्कुल बचपन में पढ़ रहे थे तब कहानी कुछ और थी, तब मैं लॉजिक नहीं समझा सकता था, तब मेरे लिए प्रॉब्लम थी आपको ये चीज समझाने में कि बेटा प्री पेमेंट की भी लॉजिक वही है। अब प्री पेमेंट तो पढ़ा नहीं होता, करंट एसेट्स में ऐड अप करना है और कॉस्ट ऑफ सेल्स के एक्सपेंस में से क्या करना है, इसे आउट। डेबिट में से क्रेडिट क्या होता है, डेबिट में से क्रेडिट क्या होता है, माइनस होता है। आउट हो गया 1224, तो यहां से आप 1224 क्या करोगे, आउट कर दोगे। 1224 क्या कर दोगे, आउट कर दो। ठीक, और कहां पर ले जाओगे, इधर से आउट हो जाएगा, और फिर करंट एसेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रहा होगा करंट एसेट, उसके अंदर पहले नंबर पर ही क्या आ रहा होगा, स्टॉक, या फिर किस नाम से, इन्वेंट्री के नाम से। यहां पर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, यही तब भी यही काम करते थे। स्टार्ट में हम आपको कहते थे कि जनाब एक चीज एक दफा यहां पर लिख दो और दूसरी साइड पर क्लोजिंग स्टॉक में से लेस कर दो। दिस इज आल्सो कॉल्ड ईयर एंड एडजस्टमेंट। ये भी क्या है, ईयर एंड एडजस्टमेंट है। स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के हिसाब से कहां पे एंट्री होगी, जनरल जर्नल में।
ईयर एंड एडजस्टमेंट जो भी होंगी वो कहाँ पे होंगी? जनरल जर्नल में। और इसमें ना तो कैश की इन्वॉल्वमेंट है, ना बैंक की इन्वॉल्वमेंट है, ना ही उधार की सेल, ना उधार की परचेज, ना उधार का परचेज रिटर्न, ना उधार की सेल्स रिटर्न। तो कहां पे आएगी है? जनरल जर्नल। ठीक। क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री कहां पे आएगी? जनरल जर्नल। ये भी क्या है? ईयर एंड की एडजस्टमेंट है। यहां तक कोई नई बात हो, यहां तक कोई नई बात नहीं की, यहां तक कोई नई बात नहीं की। इसका मतलब यह हुआ पीरियोडिक सिस्टम में, पीरियोडिक सिस्टम में अभी तक कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? बचपन से लेके आज तक कौन सा सिस्टम पढ़ते रहे हैं? पीरियोडिक सिस्टम पढ़ते रहे हैं। पीरियोडिक सिस्टम में आपको ट्रायल बैलेंस में मेजरली सबसे ज्यादा कौन कौन से अकाउंट नजर आएंगे? ट्रायल बैलेंस में आपको परचेज तो लाजमी तौर पर नजर आ रहा होगा। मैं मेजर एक ऐसा अकाउंट जो कि नजर आना ही आना है वो बोल रहा हूं। परचेज का अकाउंट कितना? 15,000 था। परचेज रिटर्न हो सकता है हो ही ना, डिस्काउंट रसीद हो सकता है हो ही ना, कैरेज इनवर्ड हो सकता है हो ही ना, लेकिन परचेज के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में आपको एक अदद क्या चीज नजर आ रही होगी? परचेज। और अगर बिजनेस का पहला साल ना हो तो यहां पर स्टॉक नजर आ रहा होगा आपको, लेकिन वो स्टॉक होगा ओपनिंग स्टॉक। ये भी हमने सीखा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक इस वक्त क्या है? नील। तो ट्रायल बैलेंस में अगर आपको परचेजेस का लफ्ज नजर आ जाए, क्या लफ्ज आ जाए? इसका मतलब कौन सा सिस्टम यूज हो रहा होगा? पीरियोडिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम यूज हो रहा होगा? पीरियोडिक सिस्टम। डन। ट्रायल बैलेंस में आपको अगर परचेज अकाउंट नजर आ जाए तो कौन सा सिस्टम? पीरियोडिक सिस्टम यूज हो रहा होगा। और यही सिस्टम हम आज तक पढ़ते चले आए हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, परपेचुअल सिस्टम में क्या होगा? परपेचुअल सिस्टम में परचेज का काउंटर नहीं बनता। परपेचुअल सिस्टम में परचेज रिटर्न का अकाउंट भी, कैरेज इनवर्ड का अकाउंट भी, डिस्काउंट सीट का अकाउंट भी नहीं बनता। एक सिंगल दो अकाउंट बनते हैं। एक बनता है इन्वेंटरी का अकाउंट। कौन सा अकाउंट? इन्वेंटरी का अकाउंट। इन सारों की जगह पर कौन सा अकाउंट बनेगा? इन्वेंटरी का अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक आ रहा होगा एक साइड पर, इसमें भी इन्वेंटरी का अकाउंट बनता है, यानी कि इसमें इन्वेंटरी का अकाउंट नहीं बनता। इसमें इन्वेंटरी का अकाउंट होता है कुछ इस किस्म का, बीडी नील। बीडी नील। क्लोजिंग स्टॉक की एक एंट्री होती है और एक ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होती है। क्या होती है? एक क्लोजिंग स्टॉक की और एक ओपनिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक की होती है उसके ऑपोजिट क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री याद रहेगी, इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, याद रहेगी ना? लॉजिक वही वाली है, प्रीपेमेंट वाली है। प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। इसके ऑपोजिट क्या एंट्री बनती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री। अब अगर यहां पर वैल्यू आ रही होती कोई ना कोई अज्यूम कर लेते हैं 40 रुपए, क्या करते हैं?
40 रुपये अज्यूम कर लेते हैं। अगर ये आ रही होती तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में 40 रुपये नहीं जा सकते थे यहाँ पर, जब तक कि हम एक एंट्री ना पास करें 40 क्या करें, इन्वेंट्री क्रेडिट करें और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या करें, डेबिट करें। क्या करें, इन्वेंट्री क्रेडिट, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये इन्वेंट्री है जो कि करंट एसेट्स में लिखी जाती है। कहां पे लिखी जाती है, करंट एसेट। इसका बीडी भी होता है और सीडी भी। प्रॉफिट एंड लॉस का किसी भी हेड का कोई बीडी कोई सीडी नहीं होता, ठीक है। तो ये हम ट्रांसफर कर देते हैं 40 यहां से निकालकर यहां पर थ्रू दिस एंट्री। एंट्री क्या है जी, ओपनिंग स्टॉक की एंट्री, ओपनिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री। क्या जी, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री के ऑपोजिट। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री सोचनी है, क्या है, इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। इसके ऑपोजिट कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। इसका मतलब क्या है, पिछले साल के एंड पर जो चीजें थी वो इस साल में बिक जाएंगी इंशाल्लाह। क्या हो जाएंगी, इस साल में बिक जाएंगी। तो इसमें है कि इन्वेंट्री में से आउट कर दो, ये तो बिक रही हैं, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर दो, क्योंकि इन्होंने क्या है, बिक जाना है इस साल में। तो इसी वजह से ट्रायल बैलेंस में ये ओपनिंग स्टॉक आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है, ओपनिंग स्टॉक आ रहा होता है, और ये वाली एंट्री आप पास करते हैं। क्या करते हैं, एज अ ईयर एंड एडजस्टमेंट आप पास करते हैं। साल के आखिरी दिन ही पास हो रही होती है। साल से पहले क्या होता है, ये ट्रायल बैलेंस में मौजूद रहती है, और हम आपको कह देते हैं कि जनाब ये क्या है, ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, इसे उठाएं और कहां पर लिख दें, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। वो इस एंट्री की बेसिस पर कहते हैं। ऑब्वियसली तब बिल्कुल भी समझ नहीं लगनी थी। अब इन्वेंट्री का अकाउंट यहां पर क्या बन रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट कर दो और इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ये 40 यहां से निकलकर कॉस्ट ऑफ सेल्स में चला जाए। अब ये वाला अकाउंट खाली हो गया। क्या हो गया, ये वाला अकाउंट खाली हो। इसमें साल के एंड की एक और एंट्री आनी है, इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। ये वाली एंट्री जो 1400 कितने की थी आपने, 1224। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड हुआ है ओपनिंग स्टॉक, और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, और ये ट्रांसफर टू इन्वेंट्री हो रहा है, और ये ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेंट्री हो रहा है। ठीक है, इन्वेंट्री से ट्रांसफर होकर कहां पर आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल में, और ये ट्रांसफर टू हो रहा है इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल में से आउट कर रहे हैं और कहां पे भेज रहे हैं, इन्वेंट्री। ट्रांसफर टू इन्वेंट्री। इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट 1224। जो ही आप ये वाली एंट्री पास करेंगे, इसका मतलब सीडी क्या बन जाएगा, 1224, जो कि करंट एसेट में लिखा जाएगा। CA स्टैंड्स फॉर करंट एसेट। फुल रिवीजन दोबारा से, एक ओपनिंग स्टॉक होगा, ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक लिखा जा रहा होगा। ईयर एंड एडजस्टमेंट के तहत आप क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे कहां पर, कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंट्री इन्वेंट्री से आउट कर दो और कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर दो। इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। रिवर्स एंट्री ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। एक एंट्री याद रखें, उसका ऑपोजिट कर लें जब ये एंट्री की कहानी आएगी। तो एंट्री बन गई इसकी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट।
अच्छा, एक बड़ी बात ज़हन में बार बार आए जा रही है, ये जो हम सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स करते हैं और जीपी बनाते हैं, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्या बनाते हैं, जीपी, इतने हिस्से को बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। तो बाज़ औक़ात कभी कभार किसी ना किसी बुक के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स की बजाय ट्रेडिंग अकाउंट भी लफ्ज़ यूज हो जाता होता है। ठीक, आई डोंट बिलीव इट सो कि आपको पेपर में इस तरह का वर्ड आएगा, आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स का वर्ड ही आएगा। क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स ही आएगा। समहाउ मैंने जस्ट बताया, इतने से को क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों बोलते हैं, इसमें सारी की सारी क्या है, ट्रेडिंग है, सेल है और जो उनकी परचेजिंग की कॉस्ट है वो है, और कुछ भी नहीं है इसमें, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। इतने से तो बस। अच्छा, हम बात कर रहे थे ओपनिंग स्टॉक की, तो ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफर होकर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में फ्रॉम इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में से आउट हो जाएगा और एड अप हो जाएगा कहां पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री याद रखेंगे, उसकी रिवर्सल क्या होगी, ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। स्टॉक की इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स, बिल्कुल जैसे प्री पेमेंट की एंट्री है, प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। कभी भी भूल जाओ तो प्री पेमेंट की एंट्री याद कर लो। प्री पेमेंट भी करंट एसेट में आनी है और इन्वेंट्री भी करंट एसेट। एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, यहां पर क्या क्रेडिट होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। लॉजिक सेम है, लॉजिक डिफरेंट नहीं। परचेजेस की एंट्री परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, परचेज डेबिट पेबल क्रेडिट। कैरेज इनवर्ट की एंट्री कैरेज इनवर्ट डेबिट कैश क्रेडिट, कैरेज इनवर्ट डेबिट पेबल क्रेडिट। परचेज रिटर्न की एंट्री क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री क्रेडिटर डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। अल्टरनेटिवली परचेजेस भी क्रेडिट हो सकती थी, लेकिन वो क्या हो जाएगी, यहीं पे ही कम हो जाएगी। अगर डिस्काउंट रिसीव को कहां पे लिखा जा रहा होगा, परचेज में क्रेडिट। लें जनाब, ये कौन सा सिस्टम हो गया, पीरियोडिक सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम के तहत आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स बना ली। अब हम आते हैं इन्वेंट्री पर। इन्वेंट्री ये करंट एसेट वाला ही अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, करंट एसेट वाला ही अकाउंट है। अब सिस्टम कौन सा सीखने लगे हो बच्चों, सिस्टम कौन सा, परपेचुअल सिस्टम। ओपनिंग आ रहा था 40, कहीं पे ट्रांसफर नहीं होना, कोई एंट्री नहीं होनी। जितनी भी पहले एंट्रीज पढ़ाई हैं, परचेजेस की, परचेज रिटर्न की, कैरेज इनवर्ड की, डिस्काउंट रिसीव्ड की, इन सब में अकाउंट चेंज होके क्या आएगा, इन्वेंटरी का अकाउंट आएगा। परचेज की एंट्री फिर क्या हो जाएगी, इन्वेंटरी डेबिट कैश क्रेडिट। क्या एंट्री बनाई थी बेटा, इधर फोकस। क्या एंट्री बनी थी, परचेज डेबिट और कैश। अब परचेज की जगह पर क्या लफ्ज यूज होना है, इन्वेंटरी। ये स्टॉक है जो आपने खरीदा है, ठीक। क्या एंट्री हो जाएगी, इन्वेंटरी डेबिट और कैश क्रेडिट। परपेचुअल सिस्टम में फिर एंट्री हो जाएगी जनाब इज्जत माब, इन्वेंटरी डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने से, 10,000। आसान तरीन तरीका, इन चारों अकाउंट की जगह पर क्या लफ्ज यूज होना है, इन्वेंटरी। परचेजेस, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इन सब की जगह पर क्या लफ्ज यूज होना है, इन्वेंटरी। एक अकाउंट, इन्वेंट्री का अकाउंट, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। फिर परचेज हो रही है इन्वेंटरी डेबिट और पेएबल क्रेडिट या क्रेडिटर क्रेडिट। कितने से, 5,000 से।
क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न, चीजें चली गई। अब चीजें कहां पर मौजूद हैं? इन्वेंट्री में। चली जाएंगी तो कहां से आउट होंगी? इन्वेंट्री से। कहां से आउट होंगी? इन्वेंट्री से। कौन से सिस्टम के तहत? परपेचुअल सिस्टम। क्रेडिटर डेबिट और क्रेडिट क्या? इन्वेंटरी क्रेडिट। क्या चीज क्रेडिट? इन्वेंटरी। कितने से? 800 से। इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट और इन्वेंट्री ही क्या हो रही है? क्रेडिट। परचेज रिटर्न पे भी क्या चीज होगी? इन्वेंटरी क्रेडिट। आगे बढ़े। क्रेडिटर डेबिट, क्रेडिटर डेबिट। अब 4200 पेमेंट करनी थी, लेकिन की पेमेंट आपने कितनी? 4000। 200 का क्या लिया? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट की जगह पर क्या लिखोगे? इन्वेंटरी लिखोगे। इन्वेंटरी क्रेडिट। कैरेज इनवर्ड डेबिट और कैश क्रेडिट। कैरेज इनवर्ड की जगह पर इन्वेंटरी। इन्वेंटरी डेबिट, कैश क्रेडिट। कितने से? 13 से। तो इसका मतलब इन सारों की जगह पर क्या लफ्ज यूज होना है? इन्वेंटरी का लफ्ज यूज होना है। ठीक है बच्चे? डन? बोलें जी, पक्का? अब आओ जनाब, इन्वेंट्री के अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। पहले इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट। कितने से? इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। कितने से? 5000। इन्वेंट्री आउट हो रही है, जा रही है। इन्वेंट्री क्रेडिट होगी और क्रेडिटर डेबिट होगा। ये परचेज रिटर्न की एंट्री है। ये किसकी एंट्री थी? परचेज की। ये भी किसकी एंट्री थी? परचेज की। कैरेज इनवर्ड की जगह पे भी अब क्या आना है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट। कितना से? 13 से। अब सारे के सारी वैल्यूज कहां पर इकट्ठी हो रही हैं? इन्वेंट्री एक ही अकाउंट में। जो आप जाकर इकट्ठे कर रहे थे चीजें, कहां पर अलहदा अलहदा लिख रहे थे, वो सारे अब कहां पर लिखे जा रहे हैं? यहां पर। ठीक है? अब सारी एंट्रीज ये हैं। क्या है? सारी एंट्रीज ये हैं। अब हम एज्यूम करते हैं कि हमने ये चीजें बेची कितने में, पड़ी कितने में थी। ये हम देखते हैं कितने में पड़ी हैं। कितने में पड़ी हैं जी आपको चीजें? ये $14,340। 40 भी जमा करना है। 15,000, 14,000, 15,300। हाँ ठीक है, ये 1224 भी तो आउट कर रहे हैं ना। कितना हो गया? 14,116। ये बताएं, जब ये चीजें बेच रहे होंगे आहिस्ता 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 करके, तो क्या एंट्री पास कर रहे होंगे? पीरियोडिक सिस्टम के तहत सेल की एंट्री क्या पास कर रहे होंगे? डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। यही क्या एंट्री पास कर रहे होंगे? या फिर कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ये एंट्री पास कर रहे होंगे। यही है? बोलें जी, ऐसे ही है। और सेल्स रिटर्न भी करनी। बिल्कुल जनाब। जनाब आपने कहा हुक्म सर आंखों पर। कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट।
और सेल्स रिटर्न भी करनी है या रहने दूं? कर लें जनाब, भाई ने कहा कर लें सर, जान दो फिर। सेल्स रिटर्न डेबिट और कैश क्रेडिट करूं या डेटर क्रेडिट करूं? जिवें तुसी कहो जनाब। ये लें जनाब, कैश क्रेडिट। और कोई हुक्म? छुट्टी कर दें। हाँ चलें जी, उधार पर सेल करें कुछ चीजें। सारी वैल्यू तो अज्यूम करनी है, कर लो कोई। सेम वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, मैं बस इस चीज का बहुत वो हूं। अल्लाह खैर 14,000 वाली चीज़ा 42,000 इकट्ठियां सेल करती हैं ने। कोई हाल नहीं शहजादे तेरा। 21,729 लें जनाब। पहली सेल जो आपने कैश के ऊपर की वो आई है 17,000 की। डेटर डेबिट और सेल क्रेडिट उधार के ऊपर हो गई। क्या प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है? पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, पूरी कहानियां 100% सिखानी है ना। फिर डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट एज्यूम करके मुझे बताएं ये कितने परसेंट गुड्स बेची हैं। हमने एज्यूम किया कि जी हमने तकरीबन 98 गुड्स बेची हैं, 92 गुड्स। कितनी? 8 गुड्स रिमेनिंग थी ना। 100 खरीदी थी और 98 चीजें आपने बेची हैं। कोई एक रेट एज्यूम कर लो यार। क्या कर लो? कोई एक रेट एज्यूम कर लो ताकि जिंदगी क्या रहे, सुकून में रहे। एक गुड पुरानी भी थी, एक गुड पुरानी थी और 100 नई खरीदी थी। ये एक गुड पुरानी थी 1, और ये आपने कितनी खरीदी हैं? 100 खरीदी हैं, और एंड पर बची कितनी हुई हैं? 8 बची हैं। 40 में ये एक गुड अलहदा से आपने क्या किया है? एक अलहदा से पड़ी हुई है, 100 नई खरीदी हैं, 8 बची हुई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 93 आपने सेल आउट की हैं। कितनी? 93 से। डन? आज समझ लग गई? एक पुरानी पड़ी हुई है, 100 नई खरीदी है, 8 एंड पर बची हुई है। ये गुड्स हो गई, यूनिट्स हो गए इसके। अब कोई रेट अज्यूम कर लें। ये पर यूनिट 153 का पड़ा था, लगभग 153 का पड़ा था। हम इसको कहते हैं कि हमने ये बेच दिया कितने में? 200 में पक्का। चलें, टोटल हमने कितनी यूनिट्स बेचने हैं? 93 यूनिट्स बेचने हैं, ये याद रखना है। कितने यूनिट्स बेचने हैं? 93। रेट क्या फाइनल कर लिया आपने? 200। गुड हो गया, 200 पर यूनिट। गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। 50 यूनिट्स बेच दिए आपने 200 में, नहीं 50 नहीं, 10,000 बन रहा है। 60 यूनिट्स बेच दिए, कितने हो गए जी? 12,000। लें जनाब। 60 के बाद आपने मजीद कितने यूनिट्स बेच दिए? यार सेल्स रिटर्न भी करनी है, सेल्स रिटर्न भी करनी है। 36 यूनिट्स मजीद बेच दिए। हिसाब भी नहीं करना आंदा। पंजी टोटल 93 नेट करने सी ते 96 बनाओगे तो फिर क्या होगा ना रिटर्न? 36 अरब 200 7,000। ओ वेल डन। ये लें जनाब। रिटर्न कितनी आएगी? टोटल नेट 93 होने चाहिए। 3 की क्या आ जाएगी? रिटर्न आ जाएगी। सेल्स रिटर्न डेबिट और कैश 3 into 200 कितना? 600। ओ वेल डन, गुड। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप माशाल्लाह। आपके यहाँ बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह, बेहतरीन।
टोटल सेल्स कितनी हो गई? नेट सेल्स, सेल्स आपने टोटल की है, डेटर 12,000, ये 12,000 की सेल, 12,000 की भी सेल थी और 7200 भी की थी सेल थी, टोटल हो गया 19,200। सेल्स रिटर्न कितने की आई? 600। नेट हो गए 18,600। ये आपकी नेट सेल्स बन गई जी। हमने डिस्काउंट अलाउड को अभी शामिल नहीं किया, कर दूं शामिल या नहीं? रहने दो, रहने दो यार, मिट्टी पाओ, फिर ऐसे मजीद कॉम्प्लिकेशन होती जाएगी। कितना हो गया? 18,600 की क्या आपने की? सेल्स की। ये पीरियोडिक सिस्टम में ये वाली एंट्रीज पास की हैं। सेल कितनी हुई? सेल्स आपने की थी 19,200 की, सेल्स रिटर्न की आपने 600 की और नेट सेल्स हो गई 18,600। यही वाली है ना? गलत तो नहीं आपने बताया? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने वर्कआउट करेंगे और क्या चीज आएगी? ग्रॉस प्रॉफिट। पूरी कहानी करने का एक मकसद था। वो मकसद क्या था कि यहां पर आप 4T अकाउंट के जरिए क्या कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 4T अकाउंट के जरिए क्या बना रहे हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स बना रहे हैं। किस सिस्टम में? पीरियोडिक सिस्टम में। और एंट्रीज पुरानी एंट्रीज है बेटा, नहीं अभी तो सेल्स की एंट्रियां इधर करवाई हैं बेटा। पीरियोडिक सिस्टम में वापस आ जाएं और पीरियोडिक सिस्टम में सेल्स की एंट्रीज पास करें। अब मैं सेल्स की एंट्रीज परपेचुअल सिस्टम में पास करवाऊंगा। पहले मैंने आपको कौन सी एंट्रीज पास करवाई हैं? पहले मैंने, अब मैं दोबारा से रिपीट करने लगा हूं ताकि पिक्चर क्या हो जाए? क्लियर। आपने 4 अदद अकाउंट बनाए हैं, 5 अकाउंट बनाए हैं। परचेज, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड और कैरेज इनवर्ड के अकाउंट बनाकर आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाने की कोशिश की। डन। उसकी एंट्रीज पीरियोडिक सिस्टम के तहत पास की। फिर वही चीजें आपने बेची, जब जो खरीदी थी तो बेची आपने गुड्स। यहां पे 60 यूनिट्स में 1 यूनिट पुराना था और 59 यूनिट्स न्यू थे। 1 यूनिट क्या था? ओल्ड और 59 यूनिट्स न्यू। टोटल एक ही रेट के ऊपर बिके, टोटल 60 यूनिट्स आपने बेच दिए। फिर आपने सेल्स का अकाउंट बनाया। ठीक, यहां पर कैश डेबिट सेल्स किया, ये भी सेल्स का अकाउंट। ये सारे क्या थे? न्यू, इसी साल में खरीदे हुए। सेल्स रिटर्न हुई, वो भी इसी साल के खरीदे हुए में से हुई। आपने एंड पर नेट सेल्स बनाई और नेट सेल्स आपकी बनी 18,600। 18,600 प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाएंगे। अब हम आते हैं कौन से सिस्टम में? परपेचुअल सिस्टम। परपेचुअल सिस्टम में अभी तक कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं बनी है। नहीं बनी ना? अभी तो सिर्फ बाइंग की एंट्रीज हुई हैं। क्या हुई हैं? बाइंग की एंट्रीज हुई। परपेचुअल सिस्टम में डे बाय डे एंट्री होती है। क्या होती है? डे बाय डे एंट्री होती है। परपेचुअल का मतलब ना खत्म हो, परपेचुटी की तरह चलता रहने वाला। ठीक, परपेचुअल का मतलब चलता रहने वाला। ठीक है, और ये होता है डेली बेसिस पर एंट्रीज। अगर सेल की है तो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स फौरन बनाओ और बुक करो। क्या बात कही है मैंने? डेली बेसिस पर तमाम की तमाम वर्किंग होगी। अगर चीजें क्या की हैं? सेल आउट की हैं तो उनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी फौरन बनाओगे और
कहानी रिकॉर्ड होगी। जबकि पीरियोडिक सिस्टम, पीरियोडिक मतलब एक सर्टन पीरियड, पूरा एक साल के बाद जाके कॉस्ट ऑफ सेल्स बनेगी। जब आप क्या बना रहे होगे, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होगे, उस वक्त बनेगी एक सर्टन पीरियड के बाद। जबकि परपेचुअल सिस्टम में कॉस्ट ऑफ सेल्स साथ साथ वर्कआउट होगी, साथ साथ कैलकुलेट होगी। कैसे? आप एंट्री पास करोगे किसकी? सेल की। किसकी एंट्री पास करोगे? सेल। आपने 200 की सेल करनी है, एंट्री यहां पर यही होगी, एक एंट्री डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कौन से सिस्टम के तहत आप कर रहे हो? परपेचुअल सिस्टम। डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 12,000 की बनेगी, कोई चेंज नहीं है। सेल तो उतने में ही होगा, सिस्टम चाहे जो मर्जी हो, तुम्हारे सिस्टम चेंज करने से तुम्हारी क्या नाम है सेल चेंज हो जाएगी? नहीं, वो तो इंटरनल क्या कर रहा है अकाउंटिंग वो तो नहीं पता ना, तो कस्टमर ने आना है, कस्टमर ने चीजें लेकर जानी है। जैसे जैसे सेल होगी वैसे वैसे एंट्री पास होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स की। अब यहां पर आपकी इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती चली जा रही है। क्या हो रही है? इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती चली जा रही है। अब आप परचेजेस रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, परचेज रिटर्न रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, आप सारे का सारा खाता कहां पे रिकॉर्ड कर रहे हो? इन्वेंट्री के अकाउंट में। इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट पेएबल क्रेडिट। परचेज रिटर्न के लिए भी इन्वेंट्री जा रही है। जो सेल्स रिटर्न है उसका दूसरा नाम क्या था? सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड। चीजें जा रही थी, चीजें हैं। क्या हो गया? सेल्स रिटर्न की एंट्री, रिटर्न इनवर्ड, चीजें आती हैं। अच्छा, और परचेज रिटर्न की एंट्री, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड। चीजें आउट हो रही हैं, इन्वेंट्री से चीजें, इधर देखें, इन्वेंट्री से चीजें आउट हो रही हैं। हमने सही बोला था? अच्छा, तो कुछ नहीं होता, किस बात की टेंशन है? चीजें आउट होती हैं तो एसेट में से क्या होती है? कमी आती। ये चीजें आउट हो रही, गुड्स आउट हो रही। अब जब गुड्स आउट होंगी तो यहां से आउट होना चाहिए ताकि इन्वेंट्री क्या हो जाए? कम। अब चीजें बेच दी हैं, कितनी चीजें बेची? कितनी चीजें बेची? 12,000 की चीजें बेची हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स 60 बेचे हैं। क्या बेचे हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स 60 बेचे हैं। ए किधर गए 60? वो आ जाओ ना। ये अब इसके साथ एक एंट्री बनेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। हर सेल के साथ एक अदद नई एंट्री शामिल होगी। कौन सी? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। और इसको कॉस्ट मेजर करने का एक प्रॉपर सिस्टम है। वो सिस्टम बाद में पढ़ेंगे, अभी जस्ट जर्नल एंट्री सीख रहे हैं, वो सिस्टम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट क्या होगी? एंट्री। हर सेल की एंट्री के साथ क्या एंट्री होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। इन्वेंट्री में से आउट करो और कॉस्ट ऑफ सेल्स में उसकी वैल्यू लिखो। जितनी आइटम सेल हुई है उनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखो कि इनकी कॉस्ट कितनी पड़ी थी। ठीक है। अब मैंने यहां पर इसीलिए कहा एक क्या थी, कितनी गुड्स बेची हैं? 60 गुड्स सोल्ड। एक कौन सी थी? ओल्ड। और 59 क्या थी?
ओल्ड की कॉस्ट कितनी थी? ओल्ड की कॉस्ट कितनी थी? ना ना ना, ओल्ड की कॉस्ट, ओल्ड की कॉस्ट, ये क्या चीज है? कॉस्ट। ये क्या है? ओल्ड। एक सिंगल आइटम की कॉस्ट कितनी है? 40। कितनी? 40। वन सिंगल यूनिट। 8 यूनिट्स एंड पर बचे थे। 1 और 8 बड़े थोड़ा सा मिक्स हो गया है। वन यूनिट, एक नहीं, 1 यूनिट, 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 40। तो लेकिन जो सर क्लोजिंग स्टॉक होता है वो तो मतलब जो ओपनिंग होता है वो पिछले साल का क्लोजिंग होता है, तो सर इस केस में तो हमारे 8 यूनिट अभी होने नहीं चाहिए। तो एंड पर बचे होंगे ना, वो तो एंड पे। 1 सिंगल यूनिट सबसे पहले सबसे पुराना बिकेगा। क्या होगा? सबसे पहले सबसे पुराना बिकेगा। अब उसकी कॉस्ट कितनी है? 40। उसकी कॉस्ट कितनी है? 40। वो 40 के हिसाब से था। इसका मतलब है जब सबसे पहले यूनिट बिकेगा उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी? 40। बिकेगा 200 का, उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 40। पुराना खरीदा हुआ था, पड़ा हुआ था, फिर तब्दीली आ गई। इस साल में क्या आ गई? तब्दीली आ गई। वही 40 वाली चीज कितने में मिलनी शुरू हुई? 153। अब समझ लग गई तब्दीली का? तो आपको यार इतना अच्छा सा पता है यार, कितना अच्छा दौर है आपका कि आपको तब्दीली पता चल रही है, महसूस हो रही है। नहीं बढ़ती तो तनख्वाहें नहीं बढ़ती हैं, बाकी हर चीज बढ़ जाती है। खर्चे बढ़ जाते हैं, तनख्वाहें नहीं बढ़ती। ऐसे ही है ना? तो जो बिजनेसमैन है वो किसी हद तक क्या करता है? सर्वाइव। भाई चीज महंगी खरीदेगा, महंगी बेच दे, ठीक है? इसलिए कारोबार में बरकत है। लेकिन मसला ये होता है जब चीजें बहुत महंगी हो जाए ना तो खरीदता कोई नहीं है। फिर हर बंदा सोचता है 4 दफा खरीदने। चीज सस्ती हो तो 4 गाहक आ जाते हैं, और जब चीज महंगी हो जाती है तो 1 गाहक आता है। ठीक? तो बिजनेसमैन को भी फर्क पड़ता है, ये नहीं है। हाँ, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो बहुत अमीर हो जाता है, और जो बहुत छोटे लेवल पर है असल में पिसता हुआ, दरमियाने लेवल वाला पिस जाता है। चलें, ये तो बात होगी। किसी ने अच्छी बात करनी हो तो कर सकता है, किसी ने अच्छी बात करनी हो तो कर सकता है, ताकि हाँ जी भाई जी, हाँ, तनख्वाहें डॉलर के हिसाब से होनी चाहिए हैं, फिर फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए डॉलर के में तनख्वाहें लेने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। मसला ये है। पाकिस्तान में भी मिलती है कुछ लोगों को डॉलर्स में तनख्वाह, इसके मामू को मिलती है, इससे राब्ता करिए। नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उन्होंने इसे कौन सी फील्ड में एडअप कर दिया है? खुद में। वेल डन, गुड। अच्छी बात कोई नहीं करनी? बताओ यार, कोई अच्छी बात करो। इधर देखें, आधे बंदे सो गए हैं। चलें साइलेंट प्लीज। अभी जो ये लाइन पिक होती है नेकी वाली, वो तो हम सब बहुत ज्यादा पिक करते हैं, लेकिन उसी लाइन के बिल्कुल फौरन फरमाते हैं कि वो बुराई से भी रोके। लेकिन जो हमारे माशरे बातें कर लेंगे। ले जी, तो हमने की है सेल। सेल के ऊपर पीरियोडिक सिस्टम में 1 एंट्री होगी, जबकि परपेचुअल सिस्टम में एट अ टाइम कितनी होंगी? 2। सेल्स के ऊपर कितनी एंट्रीज? 2। आपकी वर्किंग होती है, बैक एंड पर मुकम्मल वर्किंग होती है। वो वर्किंग कैसे होगी वो बाद में देखेंगे, लेकिन एंट्री बनेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। अभी थोड़ी सी वर्किंग का आपको इशारा देने लगा हूं कि पुरानी एंट्री पहले जा रही है, पुरानी सेल पहले हुई है। पुराना जो कॉस्ट थी उसकी कॉस्ट कितनी थी? 40 रुपए।
तो अगर वो 200 की सेल हुई है, किधर गया सेल वाली एंट्री, किधर गई? ये पुराने वाली जो एंट्री होगी, पुराने वाले आइटम की जो 1 यूनिट सेल होगा, कितने में सेल होगा? 200 का। कितने का? 200 का। तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी पुराने वाले एसेट की? 40। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। ठीक, पास में लग गई। ये क्या है? एक सिंगल यूनिट की एंट्री जो ओल्ड एसेट था, जो ओल्ड एसेट था। अब टोटल 60 यूनिट्स आपने बेचे हैं। कितने? 60 यूनिट्स। बाकी के 59 की कॉस्ट सेल कितनी होगी? 59 की 59 इंटू 200 11,800। इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होगी? इसका रेट हमने निकाला हुआ है, हम वही वाला रेट यूज करते हैं फिलहाल, 153। ये वाली चीजें हमें 153 की पड़ी हैं। ये हमने रेट निकाला था, पता नहीं कैसे निकाला था, जैसे भी निकाला था। 153 पर यूनिट हम नई आइटम खरीद रहे हैं, वो हमें 153 की नेट वैल्यू मिली है। फिलहाल हम वही वाली यूज करने लगे हैं, बाद में इसमें वेरिएशन बाद में देखेंगे। तो 59 यूनिट्स ज़रब 153, 9027। ये आपकी क्या बन जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। एक एक आइटम, दो आइटम्स, 5 आइटम सेल हो रही हैं, और हर आइटम के साथ सेल की एंट्री के साथ क्या होगी? एक अदद एंट्री कौन सी होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। याद रहेगी? जितनी भी पीरियोडिक सिस्टम में परचेजेस, परचेज टर्न, डिस्काउंट रिसीव की एंट्रीज हैं, वह नेम है, उनके बजाय कौन सा नेम यूज होगा? इन्वेंटरी। और जब भी सेल होगी तो सेल के साथ एक और एंट्री होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। ये कितनी वैल्यू बनी? 9067। तो ये वाली एंट्री, इसका मतलब है इन्वेंट्री के अकाउंट में आएगी, और एक साथ कौन सा अकाउंट बनेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट बनेगा। इन्वेंट्री क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट 9067। और ये कौन सा अकाउंट? कॉस्ट ऑफ सेल्स 9067। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट या स्टॉक क्रेडिट। ठीक, इधर से उसकी कॉस्ट निकालो और कॉस्ट ऑफ सेल्स में उसकी कॉस्ट फिट इन कर। क्या करो? इधर से कॉस्ट आउट करो और यहां पर क्या करो? ऐड अप कर। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। यही वाली एंट्री आपने ओपनिंग स्टॉक की भी की थी पीरियोडिक सिस्टम में। क्या किया था? कॉस्ट ऑफ सेल्स में ले जाओ, कहां से? इन्वेंट्री से आउट कर। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट, हर सेल के साथ इसने एंट्री होनी है। अगली सेल क्या किया आपने? 7200 कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो ये वाली एंट्री तो एज इट इज होगी, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कितने यूनिट्स थे इसके? 36 इंटू 200 कितनी बनी? 7200। इसके साथ एक और एंट्री होनी है, कौन सी? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। याद हो जाएगी ना एंट्री? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। कितने यूनिट्स बने? 36 यूनिट से, और 153 के हिसाब से हमने साल में खरीदे थे। 5508। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। परचेज टर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड और कैरेज यूनिट, इन सब की जगह पर क्या सा लफ्ज? इन्वेंटरी। और सेल की एंट्री के साथ एक और एंट्री,
कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। 5508 कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। 5508 कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट। इन्वेंटरी में से आउट कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स में एड अप कर दो। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड। चीजें वापस आ रही हैं, बिकी हुई चीजें वापस आ रही हैं। सेल्स रिटर्न की रूटीन की एंट्री क्या थी? सेल्स रिटर्न डेबिट, इसमें कोई चेंज नहीं है। सेल्स रिटर्न डेबिट और कैश क्रेडिट 600। जब सेल की थी तो क्या एंट्री हुई थी? इन्वेंट्री से आउट किया था। अब इन्वेंट्री में क्या करना है? इन करना है। वापस चीजें आ रही हैं तो एंट्री क्या बन जाएगी? सोचकर बताओ। इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, रिवर्सल ऑफ दैट। अब चीजें इन हो रही हैं तो इन्वेंट्री वापस आ गई है। इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। ऑब्वियसली जिस कॉस्ट के ऊपर गई है उसी पे वापसी ले लेंगे। अभी फिलहाल तो हमने एक जस्ट सिंगल वैल्यू अज्यूम की हुई है। 3 यूनिट्स वापस आए 153 रुपए पे। 459। इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। ये देखें, क्या ये चीजें बिकी हुई कम हो गई? इनकी कॉस्ट ज्यादा थी, अब चीजें वापस हो गई तो खुद ब खुद कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इन्वेंट्री में खुद ब खुद क्या हो जाएगी? एड अप हो जाएगी। इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। इन्वेंट्री ये किस वजह से हुई है? सेल रिटर्न की वजह से। किस वजह से? सेल्स रिटर्न की वजह से। इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, ये सेल्स रिटर्न के साथ एडेड एंट्री होगी। ये किसके साथ होगी? सेल के साथ। ये किसके साथ होगी? सेल। सेल के वक्त इन्वेंट्री आउट होती है, जाती है, तो इन्वेंट्री के अकाउंट से जा रहा है और कॉस्ट ऑफ सेल्स बुक हो रहा है। जब इन्वेंट्री वापस आई है, रिटर्न इनवर्ड हुआ है, तो चीजें वापस आकर इन्वेंट्री में आ गई हैं। और चूंकि ये चीजें बिकी हुई थी, इनकी रिकॉर्डिंग की हुई थी कॉस्ट ऑफ सेल्स की, ये रिवर्स हो गई है। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो गई? रिवर्स हो गई। सारी एंट्रीज हो गई? पक्का? अच्छा, अब बताएं कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या बन जाएगी? कोई स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में बैलेंस जाएगा? वन 4116। अभी तो चूंकि सेम वैल्यूज अज्यूम की हुई थी, इस वजह से सेम आ गया ना। क्या मुझे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करने की जरूरत है या खुद ब खुद क्लोजिंग स्टॉक वर्कआउट होकर आ रहा है? डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे तो एक सीडी खुद ब खुद आएगा। क्या है? सीडी खुद आएगा। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी कॉस्ट खुद ब खुद आएगी। मैं सिर्फ बोल रहा हूं, उसकी कॉस्ट खुद ब खुद आएगी। 1224। क्या ये सीडी खुद ब खुद आया? डेबिट में से क्रेडिट को क्या कर दो? माइनस कर दो। चेक कर लें, 1224 ही आ रहा है, कोई और वैल्यू तो नहीं आ रही। एक बच्चे ने ना ऐसे करके देखा, खब्बा डेबिट
ऐड होएगा तो सज्जा क्रेडिट लेस होएगा। इन्वेंटरी की नेचर, सर आपने वहाँ पे ना दरअसल डिस्काउंट रिसीव की जो है ना वो पास नहीं की थी। अभी डिस्काउंट रिसीव की एंट्री पास नहीं ना की तो करवाए ना, 200 करना वो हमने पहले कर ली थी। ਤੁਸੀਂ एंट्री पहले कर लेती सी, ठीक है। वो भी सही कह रहा सी हैं, नहीं लगता नहीं। डिस्काउंट रसीद की एंट्री नहीं पास की हुई जी हमने, यहाँ पे कौन सी एंट्री थी, 200 के साथ किधर गई थोड़ा सा ये वाली? ओ यस, इन्वेंट्री क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट 200 की, ये वाली एंट्री पास नहीं हुई। क्रेडिटर डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ये था डिस्काउंट रसीव्ड 200। अब सीडी आ जाएगा सही वाला। वाओ यार, यहाँ पे कोई बंदा तो नहीं है, किसने चलाया ये? आपने चलाया? वो किसने चलाया ये है? और ठिठर जाएंगे सारे। खतरनाक काम। ठंड तो नहीं लग रही आप लोगों को? लग रही है सर पहले। यार अगर किसी बच्चे ने खुद चलाया है तो काइंडली बंद कर दे, एसी बंद कर दो यार। तूने चलाया ना? आपने चलाया? वालेकुम सलाम भाईजान, हमारे 204 में लगता है कुछ जिन्नात आ गए हैं। यहाँ पर एसी खुद ब खुद चल पड़ा है। हाँ ज़रा जल्दी जल्दी आए हैं, इसको बंद क्लोज करवाएं ज़रा। वो जो सेंटर में पंखा नहीं है वो चल पड़ा है। जर्नल एंट्री रिवाइज करें जी जल्दी जल्दी। इन तमाम एंट्रीज में से नॉर्मली कोई एक आधी एंट्री पेपर में आ जाती होती है। पीरियोडिक सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम, कंपैरिजन होता है। आपको बुक के अंदर ये कंपैरिजन किया हुआ मिल रहा है। अभी आपने बच्चों इसके एमसीक्यूज अभी नहीं करने शुरू करने, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं हमने डिस्कस किया। सवाल जनरल
भाईजान ये चाल पड़ा हुआ है, ये सेंटर वाला। लो बच्चों, चैप्टर के एंड पर है ये वाली एंट्रीज। साइलेंट, इधर रिवीजन की जाए बच्चों। साइलेंट, पीरियोडिक सिस्टम लेफ्ट साइड पर, परपेचुअल सिस्टम राइट साइड। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री पीरियोडिक सिस्टम में होती है, क्लोजिंग की रिवर्सल। इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे और कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट। जबकि कोई एंट्री नहीं होती, ये जस्ट क्या होता है, बीडी होता है किस सिस्टम में, परपेचुअल सिस्टम में। फिर परचेज की एंट्री, परचेज डेबिट, पेबल क्रेडिट करते हैं तो परचेज की जगह पर कौन सा लफ्ज यूज होना है, इन्वेंट्री का। डन। कैरेज इनवर्ड या प्रोडक्शन कॉस्ट की जगह पर क्या होना है, इन्वेंट्री। सेटलमेंट डिस्काउंट में परचेजेस क्रेडिट होगी या डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा किस सिस्टम में, पीरियोडिक परपेचुअल सिस्टम में क्या होना है, इन्वेंट्री में। रिटर्न टू सप्लायर, पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न की जगह पर क्या होना है, इन्वेंट्री। सेल की एंट्री एक सिंगल एंट्री होती है पीरियोडिक सिस्टम में, डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट या कैश डेबिट और सेल्स। इसके साथ एक नथी होकर एक एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी किस वैल्यू से, कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। ये होती है सेल वैल्यू से और ये होती है उसकी कॉस्ट वैल्यू। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से वापस आ जाएं, परचेज और सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। इधर एक सिंगल एंट्री है, जबकि परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट होगी। ये एक एडिशनल एंट्री होगी रिवर्सल की। यहां तक हमने एंट्रीज पढ़ ली है, बाकी की एंट्रीज की कहानी जो है वो बाद की है। एक क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आपने सीखी है, इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, जबकि यहां पर जस्ट एक सीडी कैलकुलेट होकर आ जाता है, कोई एंट्री पास नहीं करते हैं। ठीक है, यहां तक आपने एंट्रीज सीख ली हैं और ये मेजर एंट्रीज हैं। इसके बाद वाली एंट्रीज बाकी हम अभी चंद एक सेकंड लगेंगे, डिस्कस हो जाएगी। ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट याद है, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स क्या एंट्री होती है, ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस। परपेचुअल सिस्टम में क्या हो जाएगी फिर, ड्राइंग्स डेबिट और इन्वेंटरी, बस इतनी सी कहानी फर्क है। तो परचेजेस की जगह पे क्या आना है, यहां पे ड्राइंग्स थी, किधर गई, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस, अब क्या हो जाएगी, इन्वेंटरी। ठीक, इन्वेंट्री जल गई, राख हो गई, परचेजेस से आउट करते थे, करते हैं या करेंगे, क्या लें कि अब आप सेल आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल जैसे ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट है, ड्राइंग्स ओनर घर ले गया, ठीक, इन्वेंट्री जल गई, खराब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। एक्सपायर की नहीं बात कर रहा, वो वाला एक्सपायर नहीं, जो बिल्कुल अल्लाह मियां को प्यारा हो गया वो वाला एक्सपायर। ठीक, तो इसमें एक अदद लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस। ये नॉर्मल रूटीन का लॉस नहीं है, इसे एस्टीमेट नहीं कर सकते आप, चोरी को एस्टीमेट नहीं कर सकते, आग लगने को एस्टीमेट नहीं कर सकते, ये एक एबनॉर्मल हुआ है कहानी, या बेचा नहीं जा सकता। ठीक, जब बेचा नहीं जा सकता तो ड्राइंग्स डेबिट की थी, परचेजेस को क्या किया था, क्रेडिट किया था कि अब सेल आउट नहीं हो सकती चीजें। सेम लॉजिक के तहत अगर चीजें क्या हो गई, जल के राख हो गई, लॉस हो गया, तो एबनॉर्मल लॉस एक एक्सपेंस का नाम होगा और परचेजेस क्या होगी, क्रेडिट होगी। ठीक, जलकर क्या हो गई, राख हो गई है, चोरी हो गई है,
ये वाला एबनॉर्मल लॉस का एक्सपेंस जीपी के बाद लिखा जाता है, एज एन एक्सपेंस लिखा जाएगा, एज एन एडमिन एक्सपेंस लिखा जाएगा, ठीक। और क्या क्रेडिट हुआ, परचेजेस, तो इन्वेंट्री से आउट हो रहा है तो क्या होगा, इन्वेंटरी क्रेडिट होगा। इन्वेंट्री आउट हो रही है, जब भी इन्वेंट्री ने आउट होना है तो इन्वेंट्री ने क्या होना है, क्रेडिट होना है। आपने कोई यूनिट्स खुद यूज कर लिए बिजनेस में, फॉर एग्जांपल एक दुकानदार है, क्या है, दुकानदार है, वो पेप्सी की बोतल्स बेचता है। एक कस्टमर आया, वो बहुत वैल्यूड कस्टमर था, वही पेप्सी की बोतल उसने ओपन की और कस्टमर को दे दी। ये क्या हो गया, खुद यूज हो गया। क्या हो गया, खुद यूज हो गया। इसकी एंट्री एक्सपेंस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट हो गया। अब सेल नहीं हो सकती है, सेल नहीं हो सकती, इसका मतलब परचेजेस है, क्या कर दो, आउट कर दो। बिल्कुल ड्राइंग्स के लॉजिक के तहत। ड्राइंग्स में क्या था, ऑनर पर्सनल यूज में ले गया, इसमें खुद यूज कर लिया। अब कस्टमर आया, ये एक सेलिंग का एक्सपेंस है। क्या है, सेलिंग का एक्सपेंस है, ठीक है। एम्प्लॉय ने वही बोतल पी ली, एम्प्लॉय को भेजा था, जाओ जाकर क्या करो, क्रेट्स वगैरह लेकर आओ। अब बहुत थका हुआ था एम्प्लॉय, हालत उसकी नाजुक हो गई थी, उसको फौरी तौर पे एक बोतल खोल के पिला दी। क्या हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, उधर ज्यादा खर्चा हो जाएगा, तनख्वाह में से नहीं काटना, उसको पिला दी, खुद यूज कर लिया। तो ये क्या है, ये भी एक्सपेंस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, ठीक। सैंपलिंग के तौर पर दे दी, सैंपल प्रोडक्ट्स दे दी, तो ये क्या है, बेच नहीं रहे, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और परचेजेस। अब जितनी जगह पे परचेजेस है उस जगह पर क्या आना है, फ्री सैंपल चैरिटी के तौर पर दे दिया। रमजान शरीफ आया और रमजान शरीफ में वो बोतलें मस्जिद में दे दी, या फिर ईदी फाउंडेशन को दे दी, चैरिटी कर दी। अब बेच नहीं सकते, मींस परचेज को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो चैरिटी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, परचेजेस क्रेडिट हो, या मार्केटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, जो सा भी एक्सपेंस बनेगा, एक्सपेंस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। जबकि परपेचुअल सिस्टम में क्या होगा, इन्वेंट्री क्रेडिट होगा। इन्वेंट्री यूज टू कंस्ट्रक्ट नॉन करंट एसेट। जी बताएं जी, नहीं, बिल्डिंग बना रहे हो और बिजनेस किस चीज का है, सीमेंट का, सीमेंट रेत बजरी का बिजनेस है। अब क्या करेगा, वही अपना ही खरीदा हुआ लगा लेगा ना, लेकिन क्या होगा, यहां पर एक्सपेंडिचर दो किस्म के पढ़ाए थे, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक, जब हम सैलरी को उठाकर कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिख सकते हैं, तो अपने मटेरियल जो हमने खरीदा हुआ था सेल आउट करने के लिए, वो अगर नॉन करंट एसेट बनाने में लग गया है तो क्या हो जाएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बजाय क्या हो जाएगा, जस्ट कैपिटल आउट हो रहा है हमारी इन्वेंट्री से, बेचा नहीं जा सकता, अब यूज हो गया। तो इसका मतलब है या परचेजेस क्रेडिट होगी या इन्वेंट्री क्रेडिट, या परचेजेस या इन्वेंट्री। पीरियोडिक सिस्टम में परचेजेस, परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री। तो नॉन करंट एसेट डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, एक ही लॉजिक पर चूके ये चीजें हैं, इस वजह से यहीं पे डिस्कस रहेगी। कहानी सिर्फ एक, वो कल करवा देंगे। ये 2-3 एंट्रीज जो हैं, कौन कौन सी नहीं की हमने, नॉर्मल लॉस की नहीं की, ये नहीं की, ये तो करवानी थी, और ये नहीं। तो ये कहानी है ही डिफरेंट, ये कहानी है ही डिफरेंट। ये इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, कल करेंगे। अटेंडेंस हो गई, बड़ी स्पीड लगाई है। हाय, थैंक यू वेरी मच। थक गए रमज़ान शरीफ में सर आप। यस, रिवीजन भी है आज तो, यस
सर कल भी बुलाइए, क्या? कल भी सुबह लेट आइए। नहीं नहीं, कल इंशाल्लाह टाइम पे मैं इंशाल्लाह सैरी करके इंशाल्लाह फौरी तौर पे निकल आऊँगा। इधर आके सो जाऊँगा। सर आपने कहा था कि रिवीजन के बाद आप टेस्ट सीरीज करेंगे, तो सर रिवीजन कितना? आज आपकी जो रिवीजन होगी ना, ठीक है, उसके बाद जो आप मैं एक मिनट ऑफ करके बताता हूँ।